हेलो स्टूडेंट, मैं रविता माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज ये हमारी बाल विकास की 3rd क्लास रहेगी। इससे पहले मैं 1st और 2nd क्लास अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज अधिगम एवं विकास से संबंध। कौन सा रहेगा? अधिगम एवं विकास से संबंध। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये नहीं कि अधिगम सिर्फ विकास की एक ही अवस्था तक हो। ये विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम यानी सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो अधिगम कैसी है? एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त, यानी हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखकर हम नए नए क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान, जिससे हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी अधिगम क्या है? एक सीखना है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इससे क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम जन्म के तुरंत बाद से व्यक्ति में स्टार्ट हो जाता है। यानी जन्म के तुरंत बाद से व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म के तुरंत बाद से व्यक्ति क्या कर देता है? सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी उसमें अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जन्म के बाद से ही। अधिगम के द्वारा हम जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी सीखकर ही जो हम चाहते हैं जीवन में वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। यानी अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति खुद को पहचान सकता है और दुनिया को समझने में उसमें योग्यता आ जाती है। ये सब किसके द्वारा हो पाता है? अधिगम के द्वारा हो पाता है। तो अधिगम क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में। इधर पर बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि रटकर जो हम सीखते हैं या याद करते हैं उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, किसे नहीं कहा जा सकता अधिगम? रटकर सीखने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। तो किसे कहा जाएगा अधिगम? हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो हम सीख रहे हैं जीवन में, उसका व्यावहारिक रूप से हमें उपयोग करना आना चाहिए, और जो हमने सीखा है उससे कुछ परिवर्तन आना हो। ठीक है, और कुछ हम उत्पादन में भी जो हमने सीखा है उसका यूज़ कर सकें। यानी अधिगम कुछ रटकर सीखने वाले को नहीं कहा जा सकता। अधिगम में किसे कहा जा सकता है? जिसका हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकें। यानी ऐसा ज्ञान जो हमने सीखा है उसका हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकें, ज्ञान के आधार पर परिवर्तन कर सकें और उत्पादन कर सकें। उसी को क्या कहा जा सकता है? अधिगम। ये इधर बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना कि रटकर सीखे गई विषय वस्तु को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अधिगम के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से डायरेक्ट परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि ये किसके अनुसार कहा गया है। सबसे पहले गेट्स के अनुसार इन्होंने अधिगम किसे कहा है? अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे इन्होंने क्या कहा है? अधिगम। यानी अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जा सकता है। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने अधिगम किसे कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन्होंने सीखने को किससे जोड़ा है? आदतों, ज्ञान। तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। यानी अधिगम क्या है? व्यक्ति में होने वाला एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यानी इन्होंने बोला है कि अधिगम क्या है? एक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन किसके द्वारा आता है? व्यक्ति में उसके वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखकर ये परिवर्तन आते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है।
यानी इन्होंने वातावरण से जुड़कर बताया अधिगम को। अब बालक के विकास की अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। हमने सेकंड वीडियो में विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी हैं। अब उस विकास की अवस्थाओं का अधिगम से क्या संबंध है ये पढ़ेंगे हम। विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनका अधिगम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में अधिगम की क्षमता भी अलग अलग होती है। यानी सीखने की जो क्षमता होती है वह विकास की अवस्थाओं पर डिपेंड करती है। इसलिए इसका अधिगम से संबंध है गहरा। अवस्थाओं का, विकास की अवस्थाओं का अधिगम से गहरा संबंध है। सबसे पहले शैशव अवस्था, इसकी जो उम्र होती है 0 से 6 वर्ष। इसमें क्या होता है कि 3 वर्ष तक शारीरिक एवं मानसिक विकास पूरी तरह हो जाता है बच्चों में। जो शैशव अवस्था होती है इसमें 3 वर्ष तक शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो जाता है। और जो बच्चा होता है ना, उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति भी आ जाती है। यानी वो अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको वो देखकर वो सीखना स्टार्ट कर देता है। शैशव अवस्था में ही वह भाषा सीखने की लिए भी वो अनुकूल हो जाता है। यानी जो शैशवावस्था के बालक बालिका होते हैं उनमें भाषा सीखने की अवस्था आ जाती है। और इस शिक्षा की दृष्टि से ये समय यानी 0 से लेकर 6 शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है। यही कारण है कि अब 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि यह भाषा सीखने की अवस्था होती है। बच्चे भाषा सीखना स्टार्ट कर देते हैं इस अवस्था में, और शिक्षा की दृष्टि से इस अवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी बच्चे इस अवस्था में अधिगम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी सीख बहुत अच्छे से सकते हैं। इसलिए इसका विकास का अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी है बाल्य अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी जो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और वो सोचते हैं उसमें उनका तर्क भी होता है। बाल्यावस्था में जो सीखने की गति होती है वो मंद होती है। किसके कंपैरिजन में? शैशवावस्था के बच्चों के कंपैरिजन में सीखने की गति बाल्यावस्था में कम होती है, पर सीखने का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है। किससे? शैशव अवस्था से। शिक्षकों को बाल्यावस्था के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनको अधिगम कराने के लिए शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिगम में कोई रुकावट ना हो। ठीक है। तीसरी, किशोर अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है 12 से लेकर 18 वर्ष होता है। किशोर अवस्था में बच्चे पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। इनमें शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह हो जाता है। 12 से लेकर 14 वर्ष तक लड़कियों में विकास तीव्र गति से होता है। यानी किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास लड़कों की तुलना में जल्दी होता है। यानी 12 से लेकर 14 वर्ष तक लड़कियों में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। 14 से 18 वर्ष में लड़कों में तीव्र वृद्धि होती है। किसकी कंपैरिजन में? लड़कियों की। यानी लड़कियों में 12 से 14 यानी मांसपेशियों में विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी विकास 12 से 13-14 वर्ष में हो जाता है। लेकिन लड़कों में जो विकास होता है वो 14 से लेकर 18 वर्ष में हो पाता है। जो किशोर अवस्था होती है इस अवस्था में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यानी किशोर अवस्था में जो बालक बालिकाएं होती हैं इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों को इन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए, जिनसे उनके अधिगम में कोई रुकावट ना हो। तो विकास की तीनों अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, ये डायरेक्ट अधिगम पर
प्रभाव डालती हैं। यदि शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में विकास सही ढंग से होता है तो बच्चे आसानी से अधिगम कर सकते हैं। और विकास की इन अवस्थाओं के द्वारा शिक्षक यह जान पाता है कि किस अवस्था में किस बालक को कितना अधिगम कराया जा सकता है। अब विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। आगे का टॉपिक है कि विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं और इनका अधिगम से क्या संबंध होता है। वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास के बहुत सारे आयाम बताएं, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट आयाम पढ़ते हैं। शारीरिक विकास, विकास का फर्स्ट आयाम है शारीरिक विकास, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। यह दो तरह का होता है, बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन, इसमें ऊंचाई और भार का बढ़ना, यानी इसमें शरीर में ऊंचाई और भार का बढ़ना होता है, इसे बाह्य परिवर्तन कहते हैं। आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन विकास की हर अवस्था में होता है, लेकिन यह दिखाई नहीं देता, परंतु समुचित विकास होता है। और जो शारीरिक विकास होता है, यह उचित पोषण आहार मिलने की वजह से होता है, शारीरिक व्यायाम की वजह से होता है और स्वास्थ्य अच्छा होने पर ही शरीर का विकास होता है। शिक्षक को शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, जिससे शिक्षक को आसानी होगी। क्या आसानी होगी शिक्षक को? इससे शिक्षक को आसानी होगी कि किस आयु स्तर पर बालक को क्या सिखाया जा सकता है। यानी अगर किसी शिक्षक को शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी तो वह आसानी से पता लगा सकता है कि किस आयु वर्ग पर बालक को किस तरह की शिक्षा दी जाए। तो विकास की अवस्थाओं का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मानसिक विकास एवं अधिगम, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि, जिससे समस्या सुलझाने में समायोजन हो। मानसिक विकास किसे बोलते हैं? मानसिक योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि। बालक की मानसिक योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि होना क्या कहलाता है? मानसिक विकास कहलाता है। यदि जिस बालक बालिका में मानसिक विकास हो जाता है, वो अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं और समायोजन प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक विकास में, मानसिक जो विकास होता है उसमें कल्पना करना, स्मरण करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ये आते हैं और इन्हीं को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इधर पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? कल्पना करने से, स्मरण करने से, निरीक्षण करना, समस्या समाधान और निर्णय लेना। जैसे किसी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यदि उसका मानसिक विकास पूरी तरह है तो वह उस समस्या को पहले कल्पना द्वारा, फिर कुछ स्मरण द्वारा, निरीक्षण द्वारा और उसका समस्या का समाधान कर सकता है और वह निर्णय ले सकता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए, जिससे मानसिक रूप से कमज़ोर बालक का वह पता लगाकर उसके उपचार के बारे में सोचेगा और उसे पाठ्यक्रम बनाने में भी सहायता मिलेगी। यदि किसी शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूरी जानकारी है तो वह मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, जिनको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसे बालकों का पता लगाकर वह उनके लिए कुछ नई विधियों का यूज़ करके उन्हें पढ़ाएगा। यानी उसका अधिगम कैसा बना सकता है? वो सरल बना सकता है और वो पाठ्यक्रम में किस तरह जोड़ना चाहिए पाठ्यक्रम को, जो पिछड़ा बालक है उसे समझ में आए, तो ये पता लगा सकता है किसके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास के द्वारा। तो विकास जो होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बारे में यदि शिक्षक को पता है
तो वह अधिगम की प्रक्रिया को सरल बना सकता है, यानी बाल केंद्रित बना सकता है, बच्चों के अनुसार बना सकता है। तीसरा आयाम होता है विकास का सामवेगिक विकास एवं अधिगम, जिसको इमोशन डेवलपमेंट बोला जाता है। संवेग किसे बोलते हैं? भाव को। कौन कौन से भाव होते हैं? वह क्रोध, घृणा, आश्चर्य, प्रेम, ये सारे क्या होती हैं? संवेग। विकास के साथ साथ बालक बालिकाओं में ये संवेग भी विकसित हो जाती हैं। जो संवेग होते हैं इनका शारीरिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं होता। संवेग का संबंध किससे होता है? बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास से संबंध होता है, यानी संवेग इनको प्रभावित करता है। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग स्नेह मिलना चाहिए, यानी जो शिक्षक होते हैं जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों का पूरी तरह सहयोग करें और उनसे स्नेह से बात करें। इससे क्या होगा? बच्चे आसानी से अधिगम कर सकते हैं, यानी सीख सकते हैं। बालक के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। शिक्षक को बालकों के प्रति ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे बालकों को कोई ठेस ना पहुंचे और बालक का क्या हो सके? सर्वांगीण विकास किया जा सके। विकास का चौथा आयाम है मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम, जिसको मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। जितने भी अभी हम विकास पढ़ रहे हैं ना, ये सारी अधिगम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मनोगत्यात्मक विकास किसे बोला जाता है? क्रियात्मक विकास को ही मनोगत्यात्मक विकास बोला जाता है। क्रियात्मक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होना ही क्या कहलाता है? मनोगत्यात्मक विकास कहलाता है। ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों एवं संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना आदि। मनोगत्यात्मक जो गतिविधियां होती हैं या क्रियाएं होती हैं, इनको पूरा करने के लिए मांसपेशियां यानी मसल्स, तंत्रिकाओं, नर्वस टिश्यू, इनकी आवश्यकता होती है। जैसे चलना, बैठना, जब हम चलते हैं और बैठते हैं तो मांसपेशियों की ज़रूरत होती है और तंत्रिकाओं की ज़रूरत होती है। जैसे हमें कहीं जाना हो तो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं और फिर हमारी मांसपेशियां होती हैं वो हमें चलने में हेल्प करती हैं। तो इन दोनों का संयोजन होना ज़रूरी है इसमें मनोगत्यात्मक में, ठीक है, मनोगत्यात्मक विकास में, जिसको क्रियात्मक क्षमता बोला जाता है। मनोगत्यात्मक विकास यदि किसी बालक बालिका में अच्छी तरीके से हो पा रहा है तो उसमें क्या होता है? आत्मविश्वास अर्जित होता है। यानी जिस बालक बालिका में मनोगत्यात्मक विकास अच्छा है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उसमें कौशलों का विकास होता है, यानी वो अधिगम भी आसानी से कर सकता है। अतः शिक्षक को इससे यह पता चलता है कि किस अवस्था में किस कौशल का विकास होता है, जिससे वह अधिगम अच्छे से करा सकता है। यानी शिक्षक को अधिगम कराने से पहले इन विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होना चाहिए। मनोगत्यात्मक विकास के द्वारा शिक्षक क्या जान सकता है कि किस अवस्था में बालक में कौन से कौशल का विकास हो पाता है। जिन बालकों में मनोगत्यात्मक विकास कम होता है उनके लिए शिक्षक को विशेष कार्य योजना की आवश्यकता होती है। यानी ऐसे बालक बालिका जिसमें मनोगत्यात्मक विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है, यानी कम है उनमें जो मनोगत्यात्मक विकास, उनके लिए शिक्षक को कुछ विशेष कार्य योजना बनाना चाहिए जिससे भविष्य में अधिगम में बाधा ना पड़े। इसके अलावा भाषाई विकास और सामाजिक विकास, ये दोनों भी अधिगम पर प्रभाव डालते हैं।
ये दोनों विकास की जानकारी भी शिक्षक को होना चाहिए, जिससे वह बालक बालिकाओं को अच्छे से अधिगम करा सकें। यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। आज यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, जो MP टेट, CTET के लिए वेरी हेल्पफुल है।